India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जजों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा, सिफारिशों को मंजूरी में केंद्र कर रहा है देर, दोबारा भेजे गए नामों को नहीं दे रहा सहमति। केंद्र ने दिया आश्वासन, 3 दिनों में 44 लंबित नामों को मिलेगी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने असम मेघालय सीमा समझौते पर रोक लगाने के मेघालय हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर लगाए स्टे। अगली सुनवाई के लिए पक्षकारों को किया नोटिस जारी। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित। केंद्र को नोटिस, 15 फरवरी तक जवाब तलब। सुकेश ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, सुनवाई के लिए सभी दस्तावेज जरूरी, जल्द रिपोर्ट मुहैया कराने के निर्देश। कहा, रिपोर्ट मिलने पर रोजाना करेंगे सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. जजों की नियुक्ति में देरी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिफारिशों को मंजूरी में केंद्र देर कर रहा है। उम्मीदवार जजशिप के लिए अपनी सहमति वापस ले रहे हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया, समय सीमा का पालन किया जाएगा। लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। केंद्र ने कहा कि 3 दिनों के भीतर 44 लंबित नामों को सहमति दी जाएगी। कोर्ट दूसरे न्यायाधीशों के मामले के उल्लंघन में कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति के लिए नामों को मंजूरी देने में देरी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की ओर से देरी किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार की ओर से देरी के कारण उम्मीदवार जजशिप के लिए अपनी सहमति वापस ले रहे हैं या नियुक्ति के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। नामों को मंजूरी देने में सरकार द्वारा इस तरह की देरी के कारण मेधावी वकीलों ने जज बनने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ ने कहा कि सरकार उन उम्मीदवारों के नाम भी वापस भेज रही है जिन्हें सरकार के पहले दौर की आपत्ति के बाद कॉलेजियम दोबारा भेज रही है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस डर से बिना कोई फैसला लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर नहीं बैठ सकती है कि अगर सरकार द्वारा फाइल वापस भेज दी जाती है तो भी कॉलेजियम सिफारिश को दोहराएगा। पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ कुछ न्यायाधीशों की राय का हवाला देते हुए प्रस्तावित नामों को मंजूरी देने में देरी के बहाने सरकार पर भी आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि कॉलेजियम के द्वारा दोबारा भेजी गई नामों की सिफारिश पर भी सरकार का वही रुख रहा है। यहाँ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगले 3 दिनों में केंद्र के पास लंबित 44 जजों के नामों को मंजूरी दे दी जाएगी। दरअसल जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों के आधार पर नियुक्ति का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केंद्र को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। 104 लंबित सिफारिशों में से 44 को शनिवार तक मंजूरी दे दी जाएगी। कोर्ट ने इस पर संतोष जताया, साथ ही बाकी सिफारिशों पर भी जल्द फैसले के लिए कहा। पिछली सुनवाई में कॉलेजियम पर कानून मंत्री के बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
अटॉर्नी जनरल ने बेंच को आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की प्रक्रिया को खुद देख रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कॉलेजियम से भेजी गई 10 सिफारिशों की स्थिति की जानकारी मांगी जो केंद्र के पास लंबित है। इनमें 2 तो काफी पुरानी हैं जो अक्टूबर 2021 से लंबित हैं और बाकी नवंबर 2022 में की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित मामलों को अपने पास ट्रांसफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आदेश दिया है कि चूंकि कई हाईकोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर अर्जियां लंबित है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सभी हमारे पास आ जाए ताकि उनका एक साथ ही निपटारा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाली विभिन्न याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। ये मामला प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए 15 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को होगी। पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने और वकील को शामिल करने या दिल्ली की यात्रा करने में असमर्थ होने की स्थिति में अपनी दलीलें पेश करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है। मामले पर पिछली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। इस दौरान भी कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वकीलों ने पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि मुख्य याचिका के अलावा कई याचिकाएं थी जिन्हें उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना था, क्योंकि वे दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित थी। वहीं वकीलों की दलील सुनते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि क्योंकि एक ही विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई याचिकाएं लंबित है, हम सभी याचिकाओं को इस अदालत के समक्ष स्थानांतरित करने का आदेश देते हैं। एक याचिकाकर्ता को किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए जो एक वकील को शामिल नहीं कर सकता है या दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकता है, सभी याचिकाकर्ताओं को उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अरुंधति काटजू और यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडवोकेट कानू अग्रवाल को नोडल काउंसिल नियुक्त किया और उनसे मामले पर मिसाल, दस्तावेजों और विधानों का संकलन तैयार करने का अनुरोध किया। बैच में सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग द्वारा दायर जनहित याचिका शामिल थी। वे लगभग 10 वर्षों से साथ रह रही है और उन्होंने हाल ही में दिसंबर 2021 में प्रतिबद्धता समारोह रखा था, जहां उनके रिश्ते, माता-पिता, परिवार और दोस्तों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अब वे चाहते हैं कि उनकी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुकेश ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान FSL की वॉइस रिपोर्ट नहीं उपलब्ध होने के कारण सुनवाई पूरी तरह से नहीं हुई। कोर्ट ने जल्द रिपोर्ट मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि मामले की सुनवाई रोजाना करेंगे। सुनवाई के दौरान सुकेश के वकील ने कहा कि इस दौरान फंक्शन में क्या कैटरीना कैफ और अल्लू अर्जुन से मिलवाना जुर्म है। ईडी ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में जैकलीन से पूछताछ कर रही है। वह पहले सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुई थी। सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस पर आरोप तय करने पर सुनवाई की। जैकलीन फर्नांडिस पर आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी के पैसे से जैकलीन ने कार गिफ्ट ली और उनके परिजनों ने पैसा लिया है।
सुकेश के वकील ने कहा कि जब तक हमारे पास सभी दस्तावेज नहीं होंगे हम बहस नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड के बिना हमें बहस करने में मुश्किल होगी। ईडी ने कहा कि एफएसएल की वॉइस रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। जज शैलेंद्र मलिक ने पूछा कि रिपोर्ट के बिना सुनवाई और आरोप तय करना मुश्किल होगा, आखिर रिपोर्ट आने में क्यों देरी हो रही है। ईडी ने कहा अमूमन रिपोर्ट आने में देरी होती है, रिपोर्ट जल्दी ही आएगी। कोर्ट ने जल्द रिपोर्ट मुहैया कराने के निर्देश के साथ ही कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले की सुनवाई रोजाना करेंगे। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द ट्रायल का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जो आपत्तियां सुकेश की तरफ से उठाई गई है वह आरोप को तय करने के लिए बहस शुरू नहीं करने की वजह नहीं हो सकती। कोर्ट ने माना मामले में बहस के दौरान वॉइस सैंपल की रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए जांच एजेंसी जल्द रिपोर्ट मुहैया कराए। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि पैसों का इंतजाम करना अलग बात है और उसका किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये अलग मुद्दा है। सुकेश के वकील ने कहा मामले में जांच सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने को लेकर की गई है, मामले में जांच पूरी तरह से पक्षपूर्ण है। उसके वकील ने कहा कि किसी फंक्शन के दौरान क्या किसी को कैटरीना कैफ और अल्लू अर्जुन से मिलवाने की बात की तो क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी कह रही है कि आपके पास कोई कार या घड़ी है तो आपको उसको साबित करना होगा कि वह आपके पास कैसे आई। सुकेश के वकील ने आज बहस पूरी करते हुए कहा कि आगे की बहस एफएसएल रिपोर्ट पर आधारित है, इसीलिए आगे की बहस अगली सुनवाई के दौरान करेंगे। ईडी ने याचिका में आरोप लगाया कि इन कारों को अपराध की आय से खरीदा गया था और फिर मामले की जांच के दौरान उन्हें कुर्क कर दिया गया था। इससे पहले 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा या EOW ने 2021 में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया, पॉल और अन्य सहित 14 आरोपियों को नामजद चार्जशीट दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पार्दीवाला की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने असम मेघालय सीमा समझौते के निष्पादन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ये 29 मार्च 2022 को एक समझौता ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों राज्यों के बीच दर्ज किया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेघालय राज्य की ओर से प्रस्तुत किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके मेघालय समकक्ष कॉनराड संगमा द्वारा लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को हल करने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन विशेष रूप से 6 क्षेत्रों के संबंध में वह निर्णय था जो राजनीतिक गर्त में चला गया। इसके विपरीत मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रज्ञान प्रदीप शर्मा ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन समझौता ज्ञापन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद की सहमति नहीं है और इसे लागू करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तब तक समझौता ज्ञापन को प्रभावी नहीं किया जा सकता। एडवोकेट शर्मा ने ये भी कहा है कि ये मुद्दा संवैधानिक प्रकृति का है, जिसमें आदिवासी अधिकार और छठी अनुसूची में संबंधित मुद्दे शामिल हैं। तदनुसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर निर्णय लेने का अनुरोध किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एकल न्यायाधीश ने कोई कारण नहीं बताया क्या MOU पर संसद द्वारा और विचार किए जाने की आवश्यकता है या नहीं। ये अलग मुद्दा है। हालांकि अंतरिम रोक की आवश्यकता नहीं है। उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा जो इसे 2 सप्ताह के बाद रखें। इस बीच एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या NCB के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि वह कुछ आय से अधिक संपत्ति के मालिक है। वानखेड़े के निर्देश उन्होंने मांगा कि उनके खिलाफ तलाशी या फिर जब्ती की किसी भी कार्रवाई से पहले प्रासंगिक दस्तावेजी सबूत जमा करने के लिए उन्हें समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी
ने ये राय देने के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि वानखेड़े रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री पेश करने में विफल रहे हैं, जिससे कि अदालत को अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी को भी ध्यान में रखा जा सके। वानखेड़े के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एनसीबी ने अधिकार क्षेत्र के बिना विभाग से उनके प्रत्यावर्तन के बाद रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। वकील ने हालांकि कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पहले ही इस मामले में वानखेड़े का बचाव कर चुका है। याचिका में मांगी गई राहत पर जोर देते हुए वकील ने आगे कहा कि वानखेड़े अच्छे और ईमानदार अधिकारी और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। अदालत ने कहा कि मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उसके समक्ष कोई भी प्रासंगिक सामग्री पेश नहीं की गई है और ऐसे में अदालत ने कहा है कि वानखेड़े द्वारा चुनौती देने के लिए एनसीबी का संचार रिकॉर्ड पर नहीं है और उनके वकील के पास उपलब्ध नहीं है। जैसे कि वानखेड़े के वकील ने याचिका वापस लेने के लिए अनुमति मांगी, अदालत ने उन्हें सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के समक्ष उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ ही अनुमति दी, जो कानून के अनुसार उपलब्ध हो सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बीसीआई से अखिल भारतीय बार परीक्षा या एआईबीई के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर एक और स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को बीसीआई की ओर से पेश वकील ने अवगत कराया। आपको बता दें, ये अवगत कराते हुए कहा कि एआईबीई 2023 एग्जाम 5 फरवरी को आयोजित होने वाली है और परिणाम अप्रैल में आने की उम्मीद जताई जा रही है। अदालत ने पिछले महीने बीसीआई को एआईबीई के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर विचार करने के लिए भी कहा, ताकि द्विवार्षीय एग्जाम की तारीखों के बारे में अनिश्चितता को हल किया जा सके और अस्थायी रूप से नामांकित वकील तैयारी कर सके। सुनवाई के दौरान बीसीआई के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि काउंसिल द्वारा 30 दिसंबर 2022 को प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही आगामी एआईबीई एग्जाम के कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी की गई। नियम कहता है कि एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत नामांकित कोई भी वकील तब तक प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसा वकील बीसीआई द्वारा आयोजित एआईबीई एग्जाम सफलतापूर्वक पास नहीं कर लेता। एग्जाम उस वकील द्वारा हर हाल में पास करना है जो कि पिछले 2 वर्षों के भीतर एनरोल हुआ है। एग्जाम के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के निर्देश के संबंध में बीसीआई के वकील ने ये भी कहा कि काउंसिल की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। अदालत ने आदेश दिया बीसीआई को आगे के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामला 4 मई को सूचीबद्ध करें। अदालत 19 नवंबर 2019 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी बीसीडी में नामांकित वकील निशांत खत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उनकी ये दलील है कि एआईबीई का एग्जाम पास नहीं करने के कारण उन्हें अदालत में प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में रेल दुर्घटना पीड़ित के मुआवजे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहते हुए कि भारत में लोग भीड़ भरी ट्रेनों से गिर जाते हैं, खुद को घायल कर लेते हैं और मर जाते हैं। रेलवे को सीनियर सिटीजन के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सीनियर सिटीजन 2011 में अपने बेटे से मिलने के बाद चलती ट्रेन से गिर गए थे और क्रूर दुर्घटना के मामले में उनकी मौत हो गई थी। बता दें कि परिवार ने दावा किया है कि ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण वे ट्रेन से थे और बताया भी जाता है कि रेलवे ने तर्क दिया कि कोई झटका या चेन पुलिंग नहीं थी जिससे दुर्घटना हो सकती थी। इसके अलावा किसी ने भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं थी, इसीलिए परिवार को रेलवे एक्ट की धारा 124A के तहत मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। जस्टिस अभय आहूजा ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि झटका लगने या जंजीर खींचने की कोई भी घटना सबूत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अपीलकर्ता की मौत किसी अप्रिय घटना में नहीं हुई है, जैसा कि एक्ट की धारा 123C(2) के तहत उल्लंघन किया गया। एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शरीर की स्थिति पर ध्यान देने के बाद अदालत ने कहा है कि स्पष्ट है कि मृतक रंगनाथ गायकवाड़ की रेल दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। पीठ ने कहा कि उनका शरीर कमर से कटा हुआ था, सिर ट्रैक से अलग था। घटना गंगाखेड़
रेलवे स्टेशन पर हुई। रेलवे के लिए वकील नीरजा चौबे ने प्रस्तुत किया कि चूंकि ये स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु रन ओवर के कारण हुई है, न कि दुर्घटनावश गिरने से, जो कि अधिनियम के तहत अप्रिय घटना को सपोर्ट कर सकता है, इसीलिए कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि शरीर की स्थिति को किसी भी तरह से इस बात से इनकार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि घटना अप्रिय घटना थी। इसके बाद अदालत ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल नागपुर द्वारा पारित 5 अगस्त 2016 का आदेश रद्द कर दिया और रेलवे को 65 वर्षीय मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.